वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज एंड गाइज, आज हम बात करेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बॉटनी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो गाइज, विदाउट एनी डिले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी बॉटनिकल नेम ऑफ क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है गाइज कि ये लेग्यूम्स है और फैमिली फेवेसी की मेंबर्स होगी, बट बॉटनिकल नेम क्योंकि बात करनी है तो बॉटनिकल नेम इसका होता है गाइज सिम्पोसिस टेट्रागोनोबोला गोनोलोबा, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये इसके बारे में, इसका कुछ सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो एक इंडस्ट्रियल एक कॉमर्शियल क्रॉप है। और क्यों है? तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर एक गम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गैलेक्टोमेनान। ठीक है, तो उसकी वजह से इट इज़ ए कॉमर्शियल क्रॉप एंड इट इज़ ए जैसा कि बीन लेग्यूमिनस क्रॉप से। और बॉटनिकल नेम आपको ऑप्शन डी में दिखाया गया है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, इसका जो ट्री होता है, अब आप ऊपर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। ये जो ट्री आपको दिख रहा है गाइज, ये आपने बहुत कॉमन सा देखा होगा, आपने जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं। इन केस मेरे हॉस्टल में प्लांट था, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलमोहर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट रियल में इंग्लिश में गोल्ड मोहर नाम इसका होता है। तो इसका भी बॉटनिकल नेम पूछा गया। आप प्लांट को देख लें, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपने राउंड में अपने इस प्लांट को देखा होगा। इसमें रोड साइड ट्री के फार्म में भी लगाए जाते हैं, तो इसे गुलमोहर बोलते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है, डेलोनिक्स रिजिया इसका बॉटनिकल नेम है गुलमोहर का। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बारे में? इम्पॉर्टेंट ये कि इसे कॉमनली हम फ्लेमबॉयंट, फ्लेम ट्री, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, देखिए फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट आपने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में, वो दूसरी चीज़ होती है। वो फॉरेस्ट जो होती है, फॉरेस्ट फ्लेम के नाम से अगर जाना जाता है, तो इसे हम गोल्ड मोहर इस तरीके से भी कह सकते हैं, फ्लेम ट्री भी बोल सकते हैं इसे। इसमें कन्फ्यूज ना होना, फ्लेम ऑफ द ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट की बात करते थे हम, फॉरेस्ट फायर, और फ्लेम की बात आए तब अब इसका नाम आएगा। और फैमिली कौन सी? फेबेसी या कैजल पिनेसी, जो कि दोनों एक ही ग्रुप की होती है, लेग्यूमिनेसी की सब डिविजन्स में आती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। गोल्डी लॉक प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद, देखिए बहुत ही कॉमन सा, बहुत जनरल सी बात है। इसमें एक चीज़ को हीट करने की बात कही जाती है, और हीटिंग से जब बात आती है तो आपका सिंपल सा टर्म आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सिंपल सा इसका जो रिलेशन होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आपको ध्यान रखना है, गोल्डी लॉक प्रिंसिपल का संबंध होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ना व्हाट इज ट्रू अबाउट दी सोल्यूशन कल्चर मेथड, आपने देखा होगा जिसे हम हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था हाइड्रोफोनिक्स। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन कल्चर, उसका डिफरेंट नाम है। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, तो उसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। वो कौन सा है? पहला कि एवरी टाइम ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, मतलब हम हर बार सोल्यूशन से एक एक एलिमेंट को निकालते हैं, ये देखने के लिए। क्योंकि जो हाइड्रोफोनिक्स है या सोल्यूशन कल्चर है गाइस, इसकी जो सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक डिमांड को पता करती है, कौन सा पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट किस पर्टिकुलर प्लांट के लिए क्या वैल्यू रखता है। कि कोई अगर सोल्यूशन से कोई हम मिनरल निकालेंगे तो प्लांट की फिजियोलॉजी, उसकी मार्फोलॉजी पे हमें क्या डिफेक्ट या क्या असर देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये देखने को मिलता है। तो इसकी स्टडी करते हैं कि हर एक न्यूट्रिशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसकी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस को स्टडी करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो एवरी टाइम एक एलिमेंट को ही हम रिमूव करते हैं सोल्यूशन से। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है जब इसका स्टडी में यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ बेस्ट वे टू एस्टिमेट द अमाउंट एंड रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स फॉर ए पर्टिकुलर प्लांट। देखिए आई ना, एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की उसका अमाउंट, उसकी रिलेटिव क्वांटिटी, जैसे कि दो मैग्नीशियम और बोरान, तो आपने देखा होगा मैग्नीशियम बोरान में एक रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से मोबाइल और ये मोबाइल एलिमेंट में कोई रिलेशनशिप होता है कि अगर ये एलिमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो प्लांट अल्टीमेटली सॉइल से इस एलिमेंट को बहुत आसानी से टेकअप कर सकता है। तो कहने का मतलब होता है ये रिलेटिव क्वांटिटी पे की बात करी जाती है यहाँ पे, कि एक एलिमेंट अगर प्लांट की बॉडी के अंदर नहीं है तो प्लांट खुद अपने आप से इस लायक नहीं है, इस कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो प्लांट सॉइल सिस्टम में जो कि वहाँ पे सभी कुछ प्रेजेंट होता है, उससे वो एलिमेंट को अपनी रूट के थ्रू सॉइल सोल्यूशन से टेकअप कर ले। इसके अपोजिट जब वो एलिमेंट होता है, जैसे सपोज कर लें बोरान और मैग्नीशियम का जो एसोसिएशन होता है, उसमें ये बात बोली जाती है कि जब प्लांट के पास मैग्नीशियम होता है तो वो आसानी से बोरान को सॉइल से ले लेता है। ठीक है, अगर उसके बाद मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है तो वो बोरान को भी नहीं ले पाएगा। दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी। तो इसकी स्टडी करने में सबसे अच्छी टेक्निक है हाइड्रोफोनिक, जिसे हम सेकेंडरी क्या बोलते हैं, सोल्यूशन कल्चर। नाउ थर्ड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ट मेथड देन प्लांट एनालिसिस एंड सॉलिड मीडियम कल्चर। देखिए मिनरल न्यूट्रिएंट की जो उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड्स है, उनकी जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है किसी प्लांट के लिए, उसे स्टडी करने के लिए हमारे पास सॉलिड मीडियम कल्चर भी
और प्लांट एनालिसिस के थ्रू भी हम ये बात बता सकते हैं कि कौन सा मिनरल किस पार्टिकुलर प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कि फ्लावरिंग किस प्लांट मिनरल की कमी से नहीं होगी, या फ्लावरिंग तेज़ी से या हम स्पीडी स्टिमुलेट कर सकते हैं बाई एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल सोल्यूशन या टू दी प्लांट्स या सॉइल सोल्यूशन की बात करते हैं जनरल। बट अब यहाँ पे बात आती है कि प्लांट एनालिसिस भी वही काम करती है और सॉलिड मीडियम कल्चर भी वही बात करता है। बट उन दोनों मेथड से जो आपकी हाइड्रोफोनिक्स है जिसे हम बोलते हैं सॉइल कल्चर मेथड, इस काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अपॉन टू अदर मेथड प्लांट एनालिसिस एंड सॉलिड मीडियम कल्चर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि सोल्यूशन इज सुइटेड टू मीट द नीड ऑफ रूट एरेशन। इससे इसका कोई नहीं। देखिए रूट एरेशन का मतलब क्या होता है कि रूट आसानी से ऑक्सीजन को ले सके, और सोल्यूशन इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रूट एरेशन की डिमांड को पूरा करे। तो ऐसा कुछ भी इस मेथड में नहीं होता है। इस ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ मतलब डी की सोल्यूशन इज सुइटेड, मतलब सोल्यूशन को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो एज पर द डिमांड ऑफ द रूट एरेशन, की रूट को आसानी से ऑक्सीजन मिलती रहे, इस तरीके से सोल्यूशन मेंटेन किया जाता है। तो गाइज इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट फैक्चुअल अबाउट द हाइड्रोफोनिक्स या सोल्यूशन कल्चर मेथड। करेक्ट आंसर जो है वो, इनकरेक्ट आंसर जो है वो राइट डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी बेलामिन टिश्यू। इससे पहले भी हमने बेलामिन के बारे में बताया था। देखिए बेलामिन गाइस जो टिश्यू होता है वो एक स्पंजी टिश्यू होता है, और जो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर होता है ये उसे अडॉप्ट कर लेता है। कैसे करके, क्योंकि ये हैंगिंग रूट जो आपने देखा होगा बरगद या दूसरे प्लांट की लटकी होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला ये स्पंजी टिश्यू है फाउंड इन हैंगिंग रूट ऑफ द एपीफाइट, जो आर्किड होता है इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। बिल्कुल सही गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं अबाउट द बेलामिन टिश्यू कि इट इज़ ए स्पंजी टिश्यू, इट इज़ फाउंड इन द हैंगिंग रूट ऑफ द एपीफाइट। जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट की जो ट्रैंक उनके स्टेम्स होते हैं उन पे ग्रो करते हैं, केवल किसके लिए, सपोर्ट के लिए। ध्यान रखना है आप, उनके पास खुद का अपना सब कुछ होता है मगर सपोर्ट के लिए वो करते हैं, एपीफाइट वो होते हैं। ठीक है, नहीं तो वो आपका पैरासाइट और दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये एपीफाइट का मतलब केवल फिजिकल सपोर्ट के लिए। एंड इट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कहाँ से मॉइस्चर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, एटमॉस्फेयर से, इसलिए हैंगिंग रूट में पाए जाते हैं, जो रूट लटकी हुई होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। देखिए आपने देखा होगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेजिटेबल होती है और खाया जाता है काफ़ी, मतलब जब थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं पेशेंटिंग कंडीशन में होते हैं, थोड़ा सा बीमारी होती है तो ये ज़्यादा खाया जाता है। बट मेरे घर पे तो खैर नॉर्मली ये खाया जाता है हम लोग। तो आलू और परवल की सब्ज़ी, ये परवल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो खैर जनरल है बट नाम बता दिया आपको। इनमें ज़्यादा फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन से 4 स्टेटमेंट दिए। पहला हम स्टेटमेंट इसी ये पढ़ लेते हैं क्योंकि जो हमने पिक्चर लगाई है परवल, जिसे इसका बॉटनिकल नाम होता है ट्राइकोसेंथिस डायोका, इसका बॉटनिकल नेम है। सही है, एक डाइकाट फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली का नाम क्यूकरबिटेसी होता है। बिल्कुल सही है। देखिए ये सब क्या होते हैं, ये गार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये परवल भी गार्ड में आता है, और गार्ड की जो फैमिली होती है गाइस, जैसे बोतल गार्ड इस तरीके से आप टर्म सुने होंगे आपने, तो ये कुकरबिटेसी के ही मेंबर होते हैं। तो गाइस बिल्कुल सही है स्टेटमेंट से। अब स्टेटमेंट ए देखते हैं। जो डाइकाट का मतलब होता है गाइस टू कॉटिलिडेंस लैटरल टू दी प्लूम्यूल इन एम्ब्रियो। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर कोई सिंपल सा डाइकाट पूछ ले कि भाई डाइकाट क्या होता है, तो आप ये कहेंगे 2 कॉटिलिडेंस प्रेजेंट होते हैं। आपका आंसर सही है मगर आपका आंसर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है गाइस। आपका आंसर स्पेसिफिक होने का मतलब है कि डाइकाट मीन्स होता है सिंपल सा कि 2 कॉटिलिडेंस तो होते हैं, वो प्लूम्यूल्स के साथ एम्ब्रियो में किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो डाइकाट का मीन्स होता है कि 2 कॉटिलिडेंस लैटरल टू द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल का मतलब वो पार्ट जिससे आपका स्टेम का फॉर्मेशन होगा उसके साथ लैटरल हो इन एम्ब्रियो के अंदर। अच्छा, मोनोकाट का मीनिंग क्या होता है, देखिए उसमें एक सिंगल कॉटिलिडेंस बट लैटरल नहीं है, वो टर्मिनल है, किसके साथ, लैटरल प्लूम्यूल के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है, टर्मिनल विद यहाँ प्लूम्यूल कैसा है, वो लैटरल है, तो उसके साथ कॉटिलिडेंस कैसा है, टर्मिनल, मतलब टॉप पे कॉटिलिडेंस है इन एम्ब्रियो। और सी स्टेटमेंट ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके थे आपके, तो करेक्ट स्टेटमेंट है डी। गाइस आज की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही ज़्यादा बॉटनिकल स्पेसिफिक मास्टर बनाएंगे कि आपको कोई डाई कार्ड पूछे तो आप डाई कार्ड में ये नहीं बोलें कि 2 कॉटिलिडेंस इनसाइड द सीड, सीड के अंदर नहीं, 2 कॉटिलिडेंस इनसाइड द एम्ब्रियो, और वो उनका अरेंजमेंट भी बताया, बिल्कुल लगे कि हाँ यू आर द मास्टर्स ऑफ द बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नट एंड लेग्यूम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में या बाईस में आपसे एग्जाम में पूछता है कि लेग्यूम का नट का मतलब होता है जो हार्ड कोर वाले सीड होते हैं जिन पर टेस्टा बहुत ही हार्ड हो, जैसे आप अखरोट की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, एप्रिकोट की बात करते हैं, तो हमें लगता है नट। अब दूसरा बात है लेग्यूम्स, जो चना होता है या दूसरे जो हमारे लेग्यूम्स के होते हैं, मटर होता है, ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम इसे देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नट एंड लेग्यूम। देखो नट हैव ओनली ए सिंगल और 2 सीड,
ठीक है। नट के अंदर 1 या 2 सीड होते हैं, जबकि लेग्यूम के अंदर गाइस देखते हैं पूरी पोड होती है, फली इस तरीके से, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल सीड्स होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बी स्टेटमेंट है नट्स आर नॉट अटैच टू ओवरी बाल। नट के अंदर जो सीड होता है ना, जो हम सीड बोलते हैं, वो सीड को ही नट बोलते हैं, तो वो ओवरी बाल के अंदर अटैच नहीं होता। जबकि जो लेग्यूम्स होता है आपने देखा होगा उसके सीड ओवरी बाल से, ओवरी की इनर बाल से अटैच होते हैं। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है नट टाइप सीड्स रिपोर्टेड इन डिफरेंट फैमिली। जबकि नट टाइप के जो सीड्स होते हैं वो प्लांट किंगडम की कई सारी फैमिलीज के मेंबर्स को हम नट फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि लेग्यूम्स की जो फैमिली का हम किसी को लेग्यूम बोलते हैं, तो उसकी एक ही फैमिली है लेग्यूमिनेसी, उसकी 3 सब फैमिली हो गई आज के टाइम में, गैजलपेनेसी, फैबेसी और पैपिलोनेसी, ठीक है गाइज। और डी स्टेटमेंट है नट इज ऑलवेज इंडेहिसेंट। नट जो होता है कभी अपने आप से प्लांट पे लगे लगे ब्रेक नहीं होता, इंडेहिसेंट नहीं होता है। जबकि लेग्यूम जो होते हैं वो गाइज अगर प्लांट पे कुछ टाइम तक लगे रहे, हार्वेस्टिंग ना करी जाए टाइम पे, तो वो अपने आप से ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। तो ये क्वांटिटी कहने का मतलब नट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेग्यूम हार्ड होता है बट उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू लेग्यूम्स। तो करेक्ट आंसर ये सभी स्टेटमेंट जो हैं आपके करेक्ट है, मतलब दीज आर 3 बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द नट एंड लेग्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपने सुना होगा डीएनए को काटने वाले, डिफरेंट स्पेसिफिक प्लेसेस से काटने वाले जो एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियोलाइसिस एंड एक्सोन्यूक्लियोलाइसिस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये किस कैटेगरी के होते हैं। जैसे हाइड्रोलेज कैटेगरी के होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं, न्यूक्लियज होते हैं, रिडक्टेज होते हैं। तो यू नो बेटर दैट कि डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये जो एंजाइम कहाँ होंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो कौन सी कैटेगरी के होंगे आपके, न्यूक्लियस कैटेगरी की। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ कैरियोटाइप द रेशियो ऑफ मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपने देखा वो कैरियोटाइप बनाते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर जेनेटिक्स में, एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो उसमें जो केमिकल यूज होते हैं आप मिथेनॉल और आपका एसिटिक एसिड, इनका रेशियो क्या होता है, मिथेनॉल कितना % होता है जब बनाते हैं, और एसिटिक एसिड कितना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, मतलब मिथेनॉल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो 3 पार्ट होता है, और एसिटिक एसिड 1 पार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बारे में है कि नरेंद्र मोदी वन द पॉलिसी लीडर अवार्ड बाय यूएनईपी इन द ईयर। देखिए हम कोई पॉलिटिक्स का लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो यूएनपी एनवायरमेंटल नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, वो एक अवार्ड देता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था किस ईयर में, आपको केवल इतना सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी है, 2020 का इन्हें अवार्ड मिला था। पॉलिसी लीडरशिप किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, अल्फा सैटेलाइट डीएनए इन ह्यूमन बींग्स कंटेन। देखो अल्फा सैटेलाइट कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन के डीएनए में पाया जाता है, मतलब इसके क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके बारे में बताते हैं। ये एक जो होता है केवल 171 बेस पेयर का मतलब लेंथ होती है इसकी। इसमें एडिनोथाइमिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जीओसी, ग्वानिनोसाइटोसिन कंपेयर में, और इट इज टेंडम रिपीट थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में जो उसका सीक्वेंस होता है वो टेंडम रिपीट करता है, 1000 टाइम, हज़ारों टाइम रिपीट करता है 1 सेंटीमीटर के एरिया में। मतलब इसमें रिपीटेशन बहुत देखने को मिलता है। 171 बेस पेयर का होता है, और एडिनिन और थाइमिन रिच होता है, उसे हम बोलते हैं अल्फा सैटेलाइट डीएनए का। ये ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। 3 इसके पिक्चर आपको दिखा दिए फीचर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रू स्टेटमेंट। देखिए कैरियोटाइप के बारे में स्टेटमेंट आप देखें। कैरियोटाइप आपको अभी दिखाया था, एडियोग्राम, कैरियोटाइप, ये सब होते हैं ना जेनेटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर देखें 11 में, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैरियोटाइप प्रोवाइड क्रॉस बैंडेड अपीयरेंस। बिल्कुल सही, जब हम कैरियोटाइप बनाते हैं तो भी क्रॉस बैंडेड अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कैरियोटाइप प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर्ड ब्लड सेल्स, ठीक है, कल्चर्ड ब्लड सेल्स से बनाते हैं, एंड यूज्ड टू स्क्रीन इंडिविजुअल्स फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जब हम किसी इंडिविजुअल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है तब हम उनका कैरियोटाइप बना के उन्हें डिटेक्ट करते हैं। कहाँ से, पहले उनकी कल्चर ब्लड सेल बनाते हैं, और देन फिर उससे डीएनए निकाल के हम उनका कैरियोटाइप बनाते हैं, और हम आइडिया करते हैं कि कहाँ पे किस क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज़ हैं। नाउ अप्रॉक्सीमेटली 1 among the 2000 people, 2000 में एक बंदा केवल, बॉर्न विथ सेल हैविंग एडिशनल जेनेटिक मटेरियल फॉर्म डिमिन्यूटिव क्रोमोसोम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मार्कर क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखिए आपको बिल्कुल न्यू डेफिनेशन मालूम चल गई कि मार्कर क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो मार्कर क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जैसे आपने देखा कि लोगों मोहल्ले में अपने बोलते छंगा, पचंगा, 5 उंगली तो नॉर्मल होती है, किसी 6 हो जाती है, किसी 7 हो जाती हैं। तो इनके एक वो होता है ऐसे डबल बच्चा पैदा होना, जुड़वा पैदा होना, इनका एक रेशियो होता है कि इतने लोगों में एक केस ऐसा होगा। इसी तरीके से जो मार्कर क्रोमोसोम होता है वो 2000 पीपल्स में एक बंदे के पास होता है, और वो कब होता है,
मतलब ये क्या होता है, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो एक डिनोमिनेटिव क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्कर क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो होता है वो आपका एपिजेनेटिक्स का एग्जाम्पल होता है। अब एपिजेनेटिक्स क्या होती है आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो केवल यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जब हमारा होता नहीं 44 प्लस एक्स वाई, और इसमें से आपका एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिवेट हो जाता है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिजेनेटिक्स, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही है, सभी स्टेटमेंट्स ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली ट्रू, तो करेक्ट आंसर आपका ए। अब हम बात करते हैं एपिजेनेटिक्स क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल आपको मालूम चल गया है क्या क्या होता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब एपिजेनेटिक्स जो होता है वो उसका सही से मतलब होता है ए, आंसर यहाँ पे है क्या है, नॉट ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन डीएनए सीक्वेंसेस। कहने का मतलब है जैसे हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले, अपने ग्रैंडफादर से मिले हैं, तो कह रहे हैं नॉट ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन डीएनए। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कैरेक्टर डीएनए सीक्वेंस पे ही डिपेंड करते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू भी डेवलप होते हैं, इसी को बोला जाता है एनवायरमेंट एपिजेनेटिक्स, ठीक है गाइस। नाउ एक बॉटनी का टिपिकल क्लासिकल बॉटनी क्वेश्चन आगे गाइस देखिए, एम्ब्रियोफाइटा में क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन से लोग होते हैं, एल्गी टू ब्रायोफाइट एम्ब्रियोफाइटा होता है, मतलब एम्ब्रियोफाइटा सिंपल कि जिनमें एम्ब्रियो बनता है, और आपको पता है एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है, इसका मतलब क्या एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका, फंजाई में भी ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो दो तो ऑप्शन आपके आउट हो गए। अब बचा है ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट टू जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म में कंडीशन है इस फिजियोलॉजी लेवल की, तो वो एंजियोस्पर्म भी होगी, तो जो रेंज है गाइस वो ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म है, क्योंकि ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म भी सही है, मगर यहाँ पे जब करेक्ट आंसर आपको एंजियोस्पर्म तक दिया गया है तो ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म जब है तो ये पूरी सीक्वेंस है कि ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी जो होते हैं चार ग्रुप जो होते हैं एम्ब्रियोफाइटा में होते हैं। क्योंकि आपको अगर एम्ब्रियोफाइटा सिंगल एग्जाम्पल हो तो आप टेरोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म, ये सभी ब्रायोफाइटा हैं चार। तो जो आंसर है ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा टू जिम्नोस्पर्म। या तो ऑप्शन नहीं होता तब तो ठीक था, अगर ऑप्शन प्रेजेंट है तो ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म ज़्यादा सुटेबल आंसर है यहाँ पे गाइस। करेक्ट आंसर आपका बी 14 का। ना क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इवेंट के बारे में है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था। जो प्रोग्राम्स होते हैं ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें कुछ एजेंडा पास होते हैं। जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़िए, इन विच आर द फॉलोइंग इवेंट एंड देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब जैसे हम बताते हैं कि जो अर्थ समिट हुई थी, आपको खूब पता होगा, रियो डी जेनेरो 1992 में, तो कौन सी बात निकल के आई थी, कौन सा एजेंडा निकल के आया था। इसी तरीके से जब से हम बोलते हैं WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हुई और ये 1987 में आया था, ठीक है। इसी तरीके से UNCOD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन, ये 1997 में आया था। इसी तरीके से UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप अर्थ समिट 1992, बिल्कुल सही, ये तो सबको पता होती है। बट WCED और UNCOD ये आप ध्यान रखें, थोड़ा सा रेयर है कि ये कब हुई थी। तो आपका जो वर्ल्ड कमीशन ऑन द अर्थ एंड डेवलपमेंट पे 87 में हुआ था, और आपका जो डिजर्टिफिकेशन पे वो 77 में हुआ था, ठीक है। और आपका जो UNCCD जो था गाइस, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन एंड कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे डेट नहीं है, बट इसका जो एब्रीविएशन है गाइस वो बिल्कुल सही है कि UNCCD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देखिए डिजर्टिफिकेशन यहाँ भी आया है, डिजर्टिफिकेशन यहाँ भी आया है, ठीक है। वो UNCOD है, ऑन डिजर्टिफिकेशन है, ये कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, और ये इसकी डेट हम आपको बताएंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आल ऑफ दी अब। तो जो टर्मोलॉजी है जो इनके पास मतलब कहना चाहिए शॉर्ट फॉर्म है, उनका एब्रीविएशन भी ठीक है और उनका डेट भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था एब्रीविएशन के रिगार्डिंग पूछा था कि WCED क्या होता है, तो ये होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। UNCOD क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन। UNCCD क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सी से कन्वेंशन है और यहाँ पे सी से कॉन्फ्रेंस है, यही क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका। क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे ये पूछा गया कि UNCOD जो है कॉन्फ्रेंस है, सी को रिप्रेजेंट करता है, और UNCCD में सी जो है वो आपका कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का बिल्कुल कोर क्वेश्चन है कि इन्वेंशन ऑफ सोल्यूशन कल्चर, जो हाइड्रोफोनिक्स है, वो जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड है, जो अप्रोच है, वो किसने बनाई थी। तो इसमें गाइज ये जॉइंट एफर्ट था फीफर का, जूलियस सैक्स का और नूप। आपने सुना होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, कोर साइंटिस्ट हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। फीफर, जो सैक का नाम सुना होगा, नूप, ये इन्होंने सोल्यूशन बनाए थे डिफरेंट टाइप के। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोफोनिक्स इन द मिनरल न्यूट्रिशन स्टडीज। ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं,
बहुत सारे एडवांटेज। इसके अलावा यहाँ पे जो बात करी वो दूसरी बातें गाइस, देखिए वाटर इज ऑक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मिनरल साल्ट। ये पॉइंट जो आया है ये हाइड्रोफोनिक की स्टडी के बाद ही क्लियर हो गया कि वाटर जो होता है सबसे ऑक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है किसके लिए, मिनरल साल्ट के लिए। ये बात इस टेक्निक से क्लियर हुई है। और वाटर कैन बी इजीली फ्रीड फ्रॉम कंटामिनेशंस, और वाटर ही ऐसा एक सॉल्वेंट है जो बहुत आसानी से कंटामिनेशन से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं या उससे कंटामिनेट को रिमूव कर सकते हैं। दूसरे सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो उनमें अगर कंटामिनेशन हो जा रहा है, वो कंटामिनेट हो जा रहा है, तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द कंटामिनेट पार्टिकल फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वाटर में सबसे आसानी से हो सकता है। ये हाइड्रोफोनिक्स में हमें क्लियर हुआ। और डी सी है बोथ, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है बोथ साइड। दोनों पॉइंट ने वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत बताई। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब ही होता है। और वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये तो स्टेटमेंट ही गलत है और इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एंड गिव्स करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ वैक्सीन्स हैं और एक तरफ उनकी डिजीज़ हैं। जैसे BCG आपने सुना होगा, बच्चों को लगाए जाते हैं टीके, तो वो क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी वगैरह के होते हैं, खसरे को होता है, तो यहाँ पे BCG सिंपल टीबी के लिए बोला जाता है। ऐसी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी, जो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती है, कहते हैं एड्स भी खतरनाक डिजीज़ है। और इसका जो टाइप होते हैं C भी होता है, B भी होता है, A भी होता है, जो B सबसे ज़्यादा करता है, जिसमें लिवर में एक होल हो जाता है इस तरीके है। और कोविशील्ड तो आपको पता ही होगा, सबको पता आजकल कोरोना के लिए है। और मीजल्स के लिए जो वैक्सीन आती है, इधर इधर उल्टा कर दिया है, मीजल्स के लिए जो वैक्सीन है वो उसका नाम है MMR। इसका मतलब होता है मीजल्स मम्स रूबेला, 3 वायरस के लिए एक ज्वाइंट वैक्सीन है। तो आपका MMR की अगर बात करें तो दिस इज फॉर मीजल्स, खसरा जैसे हिंदी में बोलते हैं, खसरा। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है A। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हो रहे हैं गाइस। एंथ्रोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या होता है गाइस, ब्रायोफाइट्स होता है। देखिए फर्न जो होता है वो आपका टेरोफाइट होता है, फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइट होता है, ध्यान रखना। और उसके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। करेक्ट आंसर आपका B, ध्यान रखना, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडिफिकेशन एंड प्लांट। देखो प्लांट में देखा होगा, बहुत सारे प्लांट के पार्ट में मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं और उनमें बहुत सारे प्लांट के पार्ट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। वो केवल एडाप्टेशन है कि उन्हें ज़रूरत थी उस तरीके से, उन्होंने लीफ को मॉडिफाइड कर लिया, किसी ने पेटियोल को मॉडिफाइड कर लिया, किसी ने लीफ टिप को मॉडिफाइड कर लिया। इनके पर्सपेक्टिव उनके एग्जाम्पल दिए। तो ये बात बताना कि पार्टिकुलर इसी प्लांट में ऐसा होता है या नहीं होता। जैसे टर्मिनल लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, तो ये नार्वेलिया एक प्लांट होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया, वहाँ पे हमने डायग्राम भी लगाए थे। लीफ पूरी मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में। ये आपका लेथाइरस जो एक टाइप की मटर होती है जिसे हम बोलते हैं अलास्का पी, ठीक है, लेथाइरस सैटिवस, ध्यान रखना अलास्का पी बोलते हैं। उसमें होता है कि उसकी जो लीफ होती है वो पूरी मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में। इसके अलावा पेट्यूल जो होता है, जैसे लीफ स्टेम है, ये आपका लीफ लगी, तो ये आपका इसका गाइस क्या होता है, ये इसका पेट्यूल होता है। ये पेट्यूल मॉडिफाइड हो जाए टेंड्रिल में। ये क्वेश्चन हमने यहाँ क्यों बनाया, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, बट हमने एक बात आपको ये बताइए कि मॉडिफिकेशन कोई भी पार्ट हो मगर हुए सब टेंड्रिल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सर्वे करने के बाद ऐसे क्वेश्चन गाइस मिलते हैं। बहुत मेहनत से मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं कि आपने ये देखा है कि पार्ट कोई भी हो मगर फाइनली वो मॉडिफाइड किस में हो रहा है, टेंड्रिल में। तो टेंड्रिल डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होती हैं प्लांट्स में वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। अब किन किन प्लांट में होती हैं, देखिए टर्मिनल लीफ मॉडिफाइड होती है टेंड्रिल में, वो नार्वेलिया में होती है। पूरी कंप्लीट लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है, वो लेथाइरस में होती है। और पेटियोल जो होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, वो क्लीमैटिस में होता है। इट्स इंपॉर्टेंट, नॉट कि मतलब ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट में। हमने जो बात क्वेश्चन बनाया है उसमें केवल मैं टेंड्रिल को मॉडिफाइड, टेंड्रिल में मॉडिफाइड करा है अदर पार्ट्स को। जैसे नार्वेलिया में टर्मिनल लीफ और लीफ कंप्लीट लीफ जो है वो आपकी लेथाइरस में, और पेट्यूल जो है वो क्लीमैटिस में। किसमें रूपांतरित होगा ये या मॉडिफाइड होगा, टेंड्रिल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, करेक्ट आंसर आपका D। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं गाइस। देखिए आपने बैट का रिप्रेजेंटेशन सुना होगा कि पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है, जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन जिसे हम एनेमोफिलस बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में गाइस सभी तरीके से होता है, इसमें आपका एंटोमोफिलस भी कैटेगरी होता है, जिम्नोस्पर्म भी है एक दो, जैसे माइक्रोजेमिया, और एक आपका जब काफिर ब्रेड बोलते हैं उसमें आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं भी नहीं है बायोलॉजी में, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट में आपका विंड पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म के केस में। अब इस तरीके से एंजियोस्पर्म बात करें तो वहाँ पे आपका विंड पॉलिनेशन भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, और डिफरेंट हाथी के द्वारा जो हमें एलिफेंट के द्वारा होता है, मधुमक्खी जो के द्वारा होता है, जो हमारी हाउस फ्लाई होती है इसके थ्रू होता है। हाउस फ्लाई के थ्रू हम इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आजकल मैंगो की फसल चल रही है और सब लोग मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो में जो आपने देखा है ना, वो पॉलिनेशन जो हमारी जो घर की मक्खी होती है हाउस फ्लाई, ठीक है, उसके थ्रू होता है, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमने देखते हैं बैट मतलब चमगादड़ के थ्रू भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन किया है। काइजेला, गोवा, एगैप, मॉर्निंग ग्लोरी, डी ई ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ई। आपको इतने प्लांट ध्यान रख लें, यही एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोवा, ठीक है, और आपका
एगैब, मॉर्निंग ग्लोरी और काइजेला, ये 4 प्लांट आपके हैं जिसमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। साइनोबैक्टीरिया को हमने बहुत सारा पढ़ा है, तो उसके बाद भी ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होती है, पहले ये बताइए। हेट्रोसिस्ट आपके साइनोबैक्टीरिया का एक ऑर्डर होता है, जो उसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, जो नास्टोकेल्स के बाद 3 ऑर्डर के में 3 जितने भी आपके साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये टोटल 3 ऑर्डर में डिवाइड है। इनका एक ऑर्डर होता है नास्टोकेल्स। नास्टोकेल्स के मेंबर्स में आपकी हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, और हेट्रोसिस्ट जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब स्ट्रक्चर बॉडीज होती हैं। अब पॉइंट ये है कि इनकी जो फिलामेंट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के, उसमें हेट्रोसिस्ट की पोजीशन थोड़ी सा डिफरेंट होती है। क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है गाइज कि कहीं पे बीच में होता है, कहीं पे टॉप पे होता है, कहीं पे अल्टरनेट पोजीशन में होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं गाइज, द यूजली अकर सिंगल, ये बात बिल्कुल सही है गाइज। सामान्यतः यूजली का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे होते हैं, सिंगल ही होता है। बिल्कुल सही 100%। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, 2020 की बात करें, पहला बी देखते हैं, हाइड्रोसिस्ट टर्मिनल होती है। देखिए टर्मिनल कहाँ पे, ग्लाइकोट्राइचिया में। आप एक देखें साइनोबैक्टीरिया डायग्राम दिखा देखें, पुराने लेक्चर में हमने बहुत बार आपको ग्लाइकोट्राइचिया का एग्जाम्पल दिखाया है। नाउ इंटरकैलरी होती है, मतलब मध्य में, ये नॉस्टॉक में होती है। नॉस्टॉक तो बहुत कॉमन है गाइस, आपने देखा होगा। इसके बाद लैटरल होती हैं, ये आपका नास्टोकॉप्सिस में होती है। तो आपको एक और आप देखते हैं गाइस, डी ई ऑप्शन तो आपका ये सही है, आल आप दिए वो, आप इन्हें ध्यान रख लें। देखिए नास्टॉक सबसे कॉमन है, इसमें कैसी होती है, इंटरकैलरी होती हैं, और ग्लूकोट्रा में टर्मिनल होती हैं, और आपका जो नास्टोकोप्सिस है इसमें आपका हेट्रोसिस्ट कैसी होती है, लैटरल होती है। करेक्ट आंसर आपका ई हो जाता है सभी। ना क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं, वेयर हेट्रोसिस्ट फाउंड इन पेयर। अच्छा, अब एक नई बात मिल पता चल गई। अभी तो था कि ये यूजुअली सिंगल होती हैं और कहीं पर टर्मिनल होती हैं, कहीं पे इंटरकैलरी होती है। इंटरकैलरी मतलब ये वेजिटेटिव, फिर एक ही आ गई ये इस तरीके से, और कहीं पर लेटरल होती हैं। अब एक क्वेश्चन में कहाँ पे ये पेयर में पाई जाती है। पेयर का मतलब एक साथ 2 पाई जाए, फिर वेजिटेटिव सेल्स, फिर 2 हेट्रो, इस तरीके से। तो ये पेयर में पाई जाती हैं गाइज। देखो एनाबीना एक तो होता है, वो भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, मगर यहाँ पे हम बात करें एविनोप्सिस की बात करें, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट यहाँ पे ध्यान रखना एनाबीना नहीं है, एनाबिनोप्सिस में पाए जाते हैं हेट्रोसिस्ट पेयर में। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब हाइड्रोट्राइकस एल्गी आपने देखा होगा, हाइड्रोट्राइकस एल्गी, या आपने देखा होगा जैसे आपने फ्यूकस जो ब्राउन एल्गी थी उसमें देखा होगा, मगर यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देखते हैं उनमें कौन सा चाहिए, हाइड्रोट्राइकस एल्गी। ये सब एक कलेक्शन है गाइस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ई। कैसे करके हमने देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। ये फ्यूकस और सार्गेसम आपके ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है, ये रेड एल्गी है। देखिए हाइड्रोट्राइकस सभी हैं, ये रेड एल्गी से आया, ये आपकी ब्राउन एल्गी से आया, जबकि स्टेगोकोलियम आपका ये जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और कोलियोकीट आपका ब्लू ग्रीन या ग्रीन एल्गी है। तो कहने का मतलब है ये हाइड्रोट्राइकस जो नेचर होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, वो नहीं है इसकी कि भाई उसी ग्रुप में पाए जाते हैं। आपके रेड एल्गी में भी हाइड्रोट्राइकस हैं, ब्राउन एल्गी में भी हैं, आपके ग्रीन एल्गी में भी है। और ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, ये आपके 5 एग्जाम्पल हैं, बैट्रिकोस्पर्मम, फ्यूकस, सार्गेसम, कोलियोकीट एंड स्टेगियोकोलिनियम। ये आपके हाइड्रोट्राइकस एल्गी में आते हैं गाइस। करेक्ट आंसर होता है ए। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैनोसाइट्स। नैनोसाइट्स देखिए ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं आपके, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। और कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी, सब में नहीं है, ये माइक्रोसिस्टिस में पाया जाता है। इसके अलावा ये एफेंथोसिकी और मेरिस्मोपोडा, ये जो बहुत ही स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें पाया जाता है नैनोसाइट्स। और ये इनका काम क्या होता है, इनका काम जो होता है गाइस, ये एक टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वैसे ये भी काम करते हैं। और तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा, माइक्रोसिस्टिस। ध्यान रखना, स्पाइरुलिना में नहीं, ना अल्बा में, ना क्लैमाइडोमोनास में। ये ब्लू ग्रीन एल्गी की क्वालिटी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे ऑप्शन में केवल ए है, माइक्रोसिस्टिस। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज।